हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। उसमें हमें आज की क्लास में कवर करना है एग्रेरियन रिफॉर्म्स और रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए जिसकी वजह से अपनी जो क्रॉप की क्वालिटी इंक्रीज हुई और जो उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी उनको कैसे रिमूव किया गया वो देखेंगे। विद द व्यू टू टैकलिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स मेजर सिंस इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद बहुत से रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई जिसके थ्रू एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया। दीज रिफॉर्म्स मेजर्स आर पॉपुलरली नोन एज एग्रेरियन रिफॉर्म्स। दीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। उसमें कौन कौन सी रिफॉर्म्स आते हैं? टेक्निकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जनरल रिफॉर्म्स। इन तीनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे, ये सब पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहले देखते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी। फॉलोइंग स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू अपग्रेड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द इंडियन एग्रीकल्चर। टेक्नोलॉजी के लेवल को इम्प्रूव करना है इंडियन एग्रीकल्चर में। फर्स्ट स्टेप क्या आता है? यूज़ ऑफ HYV यानी कि हाई यील्डिंग वेराइटी। हाई यील्डिंग वेराइटी के सीड्स यूज़ करने हैं, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन अपनी ज़्यादा होंगी और पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों चीज़ ज़्यादा बढ़ेंगी। ठीक है। सिंस 1965 हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स हैव रिप्लेस द कन्वेंशनल वेराइटी। जो पुरानी वेराइटी थी उसको रिप्लेस किसने किया? हाई यील्डिंग सीड्स ने। HYC सीड्स स्पेशली रिलेटिंग टू व्हीट, बाजरा, राइस, मेज, जवार एंड कॉटन हैव लेड टू सब्सटेंशियल राइस इन द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज किया उसने। दिस ब्रेक थ्रू इज पॉपुलरली नोन एज ग्रीन रिवोल्यूशन। इसको ग्रीन रिवोल्यूशन का नाम दिया गया। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन हैज़ बीन सेट अप टू प्रमोट द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HYV सीड्स। ठीक है, उनको उनकी प्रमोट और ग्रोथ करने के लिए नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के एस्टेब्लिशमेंट किया गया। इन 2016-17 नियरली 6,20,743 क्विंटल्स ऑफ सर्टिफाइड सीड वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फार्मर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाने लगा जिससे क्या हो, प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज होगी। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड टू इन्हांस प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाने लगा। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज़ कंसिडरेबली इंक्रीज्ड ओवर टाइम। टाइम टू टाइम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया इसको यूज़ करना। इन 2017-18 नियरली 26.9 लाख टन्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर वर यूज्ड। ठीक है। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। यानी कि क्रॉप पे जो आ जाते हैं, जो कीटाणु लग जाते हैं, जो क्या टिड्डे जो लग जाते हैं, उनको मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाने लगा जिससे वो क्रॉप को ख़राब ना कर दें। स्टेप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू प्रोटेक्ट क्रॉप अगेंस्ट डिजीज एंड insects by using insecticide and pesticides. 14 central plant protection centers have been set up in this respect. 14 जो establish किए गए क्या, प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर प्लांट प्रोटेक्शन इंटीग्रेशन पेस्ट मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम वाज डेवलप्ड along with the adoption of HYV टेक्नोलॉजी। क्लियर है। तो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया जाने लगा जिससे अपनी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज होगी। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। स्ट्रेस हैज़ बीन लेड ऑन साइंटिफिक कल्टीवेशन एज अगेंस्ट कन्वेंशनल फार्मिंग। जो पुराने टाइम से करते जा रहे थे उसको छोड़ के साइंटिफिक कल्टीवेशन करने में जोर दिया गया। साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड देयर क्वालिटी। जो में उगाना है और उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसके साइंटिफिक मेथड को फॉलो किया जाने लगा। प्रिपरेशन ऑफ सोइल, मिट्टी को उस हिसाब से बनाना जिससे वो प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज करे। रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि एक टाइम कंटिन्यूसली एक ही क्रॉप ना उगाते रहना, उसमें डिफरेंट क्रॉप्स को उगाना। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ सीड, किस क्वालिटी का बीज सेलेक्ट किया जाएगा प्रोडक्शन करने के लिए। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स बिसाइड अदर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स का किस तरह से यूज़ किया जाएगा। तो ये साइंटिफिक मेथड्स थे जिन्होंने प्रमोट किया और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया। इन दिस कनेक्शन इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। आल्सो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। एज मैनी एज 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आर एंगेज्ड इन प्रोमोटिंग रिसर्च ऑन साइंटिफिक कल्टिवेशन। ठीक है, तो 23 यूनिवर्सिटीज जो थी
वो प्रमोट कर रही थी कि इसको रिसर्च को और साइंटिफिक कल्टीवेशन को। नेक्स्ट आता है मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि मशीन का यूज़ करना, ना कि ह्यूमन पावर का। ह्यूमन पावर का कम यूज़ करके मशीन का ज़्यादा यूज़ करना। सेवरल मेजर्स हैव बीन टेकन टू स्प्रेड द यूज ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन टू अनेबल स्मॉल फार्मर्स टू बाय एग्रीकल्चर मशीन्स। एग्रीकल्चर की जो मशीन यूज है उनको परचेज करना। चीप क्रेडिट फैसिलिटी, यानी कि लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, आर प्रोवाइडेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बैंक्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं चीप क्रेडिट फैसिलिटी और एग्रीकल्चरल मशीन्स के लिए लोन। Small and managerial farmers agencies, regional rural banks and commercial banks. In almost all states, agro-industries corporations have been set up for this purpose. ठीक है, हर एक स्टेट में क्या एस्टेब्लिश किया गया? एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशंस। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म। क्या क्या रिफॉर्म्स आए जिन्होंने लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कराने के लिए काम किया? एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू लैंड रिफॉर्म इंक्लूडेड द फॉलोइंग स्टेप्स। सब फर्स्ट क्या है? एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएशंस, यानी कि जो मिडल मैंस थे, यानी कि ये फार्मर है और ये गवर्नमेंट है, इनके बीच तक पहुंचाने के लिए डिफरेंट मिडल मैंस आते थे। ठीक है, उन सबको रिमूव करके डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाया गया इनके बीच में। इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द स्टेट एंड एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सोल, यानी कि जो काम करने वाला किसान है वो और स्टेट के बीच में जो इंटरमीडिएट, जो बीच के लोग आते हैं, उन सब के बारे में बात की गई है। पॉपुलरली नोन एज जमींदार हैव बीन अबोलिश्ड, यानी कि जमींदार जो करते थे उसको अबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ओनरशिप राइट्स हैव बीन कॉन्फर्ड अपॉन दोज हु एक्चुअली कल्टिवेटेड टिल द सोल, यानी कि जो ओनरशिप राइट था वो किसको दिया गया? जो एक्चुअली उसमें मेहनत करके क्या उगा रहा था? फार्मिंग प्रोडक्ट्स उगा रहा था। दिस हैज बीन डन विद अ व्यू टू स्टॉपिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कल्टिवेटर्स बाय द जमींदार्स, यानी कि जो फार्मर्स की एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं जमींदार, उसको रिमूव करने के लिए स्टेप लिया गया। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ रेंट। रेंट का क्या रेगुलेशन लेके आएगा? टू पुट एन एंड टू एक्सेसिव एंड इलीगल एक्सटॉर्शन फ्रॉम द कल्टिवेटर्स, रेंट हैव बीन फिक्स्ड, यानी कि जो टिलर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनसे ज़्यादा रेंट ना वसूला जाए किसी की और की लैंड पे काम करने के लिए, उसके लिए रेंट रेगुलेशन लाया गया। जनरली दीज आर नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप, जितनी भी क्रॉप हो रही है उसकी 1/3 अमाउंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रेंट। ठीक है, तो 2/3 पोर्शन किसके पास रहेगा? टिलर्स के पास, और 1/3 किसके पास जाएगा? जमींदार के पास। नेक्स्ट आता है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, यानी कि जो होल्डिंग अपनी तितर बितर हुआ करती थी, यानी कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे खेत है, कुछ यहाँ पे है, तो उन सबको मिला के ऐसा एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया गया जहाँ पे कंबाइंड लोगों को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया जिससे लोगों की सारी लैंड एक जगह पे इकट्ठी हो जाए। विद अ व्यू टू रिड्यूसिंग फ्रेगमेंटेशन, steps have been initiated for the consolidation of holdings. Consolidation is a practice to allot land to the farmer at one place as a replacement of this scatters holding here and there, यानी कि उसको जो स्कैटर होल्डिंग हुआ करती थी इधर उधर, उसके बदले में उनको एक जगह पे लैंड दी गई। इट सेव्स कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ये क्या कॉस्ट को मिनिमाइज करता था? किसको? फार्मिंग की कॉस्ट को। बाय 2004 मोर देन 1063 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड वाज ब्रॉट अंडर कंसोलिडेशन होल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग विद अ व्यू टू प्रमोटिंग इक्वालिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, यानी कि लैंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना, किसी के पास ज़्यादा भी किसी के पास कम हो जाएगी, ऐसा ना करना। सीलिंग हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन द होल्डिंग साइज। सीलिंग ऑन होल्डिंग इज मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग दैट एन इंडिविजुअल और अ फैमिली कैन ओन। ठीक है, तो हर एक फैमिली के लिए सीलिंग कैप लगा दी गई कि इससे ज़्यादा आपके पास लैंड नहीं होना चाहिए। द सरप्लस लैंड, जितना भी उनके पास ज़्यादा वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसके पास? जो स्मॉल होल्डर्स थे उनके पास। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग इज इनकरेज्ड टू इन्हांस बार्गेनिंग पावर ऑफ स्मॉल होल्डर्स। स्मॉल होल्डर्स की बार्गेनिंग पावर को इन्हांस करने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग लेके आएगा। टुगेदर दे कैन बाय इनपुट्स एट लोअर प्राइस, इनपुट्स को तो लोअर प्राइस पे खरीद सकते थे और सेल द प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस करते थे उसको हायर प्राइस पे सेल कर सकते थे। ठीक है, आज की क्लास में इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जनरल रिफॉर्म्स को देखेंगे। तो आज की क्लास में हमने कौन कौन से 2 रिफॉर्म पढ़े? एक टेक्निकल रिफॉर्म्स और दूसरे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, जो लास्ट बच के जनरल रिफॉर्म्स को इसको कल की क्लास में कवर करेंगे।